हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट की क्लास के अंदर। आज हमारी क्लास 12th का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है बच्चों। वो चल रहा था और उसका हमने क्वेश्चन सेशन भी अटेंड किया। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सेशन होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा उसको समझना चालू करेंगे बच्चों कि कैसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं और हमें उनमें कैसे अपना सही ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये देखिए हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन होने वाला है बच्चों वो होने वाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ सर्कुलर फ्लो। आपको इनमें से कौन सा सर्कुलर फ्लो लग रहा है। पहला ऑप्शन है रियल फ्लो, दूसरा ऑप्शन है मनी फ्लो, तीसरा बोलता है कि दोनों ही हैं और चौथा बोलता है कि दोनों ही नहीं है या कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। अब आपको याद होगा बच्चों कि हमने जब सर्कुलर फ्लो पढ़ा था तो उसके हमने दो पार्ट पढ़े थे। सर्कुलर फ्लो, है ना। एक हमने पढ़ा था बच्चों रियल फ्लो और एक हमने पढ़ा था मनी फ्लो। याद आया कुछ? ठीक है ना। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के दोनों ही ऑप्शंस, मतलब बोथ ए एंड बी इसमें आएगा, क्योंकि सर्कुलर फ्लो जो होती है वो दोनों तरीके से होती है बच्चों। पहला जो तरीका है हमारा वो क्या रहने वाला है, रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, जहां पर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को कोई भी गुड्स एंड सर्विस देगा तो दूसरा भी पहले वाले को कोई गुड्स एंड सर्विस देगा। हम यहाँ पर जो है बच्चों कभी भी पैसों को लेकर डिस्कशन नहीं करते हैं रियल फ्लो के अंदर। सिर्फ सेक्टर्स के बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान होता है ना बच्चों, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसे हम रियल फ्लो कहते हैं। उसी तरीके से मनी फ्लो बेटा, जहां पर हम जो है गुड्स एंड सर्विसेज को जो सेक्टर्स के बीच में फ्लो हो रहा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम मनी के ऊपर बात करेंगे कि एक दूसरे को जो है हम पैसा किस रूप में दे रहे हैं, फैक्टर ऑफ पेमेंट कर रहे हैं कि फैक्टर ऑफ इनकम हो रहा है हमारा, ये हम उसमें देखेंगे बच्चों। और जहां पैसों की बात होती है उससे हम मनी फ्लो कहते हैं। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन, बोथ ए और बी सही है। इज दैट क्लियर बच्चों? देख नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक। स्टॉक को आप इन चार ऑप्शन में से किस में लिखेंगे या किसको आप स्टॉक अपना मानेंगे बच्चों। चाहे वो क्वांटिटी ऑफ मनी हो, वेल्थ हो, व्हीट स्टोर्ड इन शॉप हो, या तीनों ही हो, क्या हो सकता है बच्चों। तो देखो पहले आप याद करो बेटा स्टॉक के बारे में। जब हमने स्टॉक पढ़ा था तो स्टॉक मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी चीज का अगर हमने फ्यूचर के यूज के लिए अभी से ही कोई स्टोर करके रख रखी चीजें, वो स्टॉक होता है। जैसे घरों के अंदर हम राशन रख रहे हैं, वो भी स्टॉक हो गया बेटा। दुकान के अंदर राशन भर के रख रहे हैं क्योंकि हमें बेचना है उसको, या राशन के अलावा भी कोई भी चीज हो सकती है जिसको आप इंटेंशनली इसलिए आज अपने पास में रख रहे हो संभाल कर, ताकि भविष्य में उसको बेच सको, वो स्टोर होता है। किसी भी देश की टोटल पॉपुलेशन, वो स्टोर हो गया बच्चों। आ रही बात समझ में आपको? तो यहाँ पर जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी, अब कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी से मार्केट में पैसा घूम रहा है, दैट इज ऑल्सो अ स्टॉक। मार्केट में इस टाइम पर कितना पैसा है, वो स्टॉक ही है बच्चों। या किसी भी इंसान की संपत्ति, टोटल संपत्ति उसकी कितनी है अभी उसके टाइम पर उसके पास, वो वेल्थ हो जाती है, दैट इज ऑल्सो अ स्टॉक। ठीक है ना। एक शॉप के अंदर एक व्यक्ति ने गेहूं को इकट्ठा करके रख रखा है ताकि वो भविष्य में उसको बेच सके, अभी इकट्ठा करके रख रखा है उसने, दैट इज ऑल्सो स्टॉक। तो हम यहाँ कह सकते हैं बच्चों कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहने वाला है, क्योंकि तीनों ही यहाँ पर जो है स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो। इसमें से आप फ्लो के अंदर अपने किसको आप कंसीडर करेंगे। ऊपर हमने स्टॉक पढ़ा, नीचे अब हम फ्लो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना।
ये चीजें क्या बेटा है बहुत छोटी छोटी, बट ये क्या है आपके कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करती हुई चलेंगी, ताकि इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन हमारे वहां पर पूछे जाएं या थोड़ा घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप इजीली उसको क्या है कर पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए, उसके समझे हम लोगों ने, फिर उसके बाद अभी हम एमसीक्यूज ले रहे हैं। आने वाले टाइम पे हम रीजंस वाले क्वेश्चंस लेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके और भी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे। देन उसके बाद में हम लेंदी क्वेश्चंस लेंगे कि कैसे अटेंड करते हैं। देन ये हमारा चैप्टर पूर्ण रूप से फिनिश हो जाएगा और इससे आपकी पूरी एक पक्की तैयारी हो जाएगी। तो चलो देखते हैं। तो कंजप्शन फ्लो कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लो कहलाएगा, इनकम फ्लो कहलाएगा, या ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर तीनों ही आपके जो हैं कंजप्शन के या सॉरी फ्लो के ऑप्शन सही हैं। तो कंजप्शन बिल्कुल फ्लो है, रेगुलर बेसिस पर चलता रहता है। आज ज़्यादा हुआ, कल कम हुआ, परसों और ज़्यादा हो गया, परसों उससे भी ज़्यादा हो गया, ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा से कम हो गया। तो कंजप्शन अप एंड डाउन चलता रहता है। तो उसी तरीके से बेटा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट भी अप एंड डाउन चलता रहता है। आज ज़्यादा है, कल कम हो गया, परसों फिर ज़्यादा हो गया, है ना। शेयर मार्केट ये तो रहता है, आज किसी पर्टिकुलर मार्केट का पर्टिकुलर कंपनी का शेयर आज हायर रहा, है ना। अब जरूरी नहीं कल भी और हायर हो जाएगा, कम भी हो सकता है, या सेम तो रहेगा ही नहीं। सेम रहता तो स्टॉक बन जाता वो, है ना। हायर रहा, कल हो सकता और ज़्यादा हायर हो जाए या और ज़्यादा लो हो जाए। तो ये यहाँ पर फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा? फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। एक जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट समय में ही फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट भी एक फ्लो हो जाएगा। इनकम, एक बिजनेसमैन की इनकम आज बहुत ज़्यादा है, कल कम भी हो सकती है या उससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इनकम फ्लो करती रहती है बेटा, घूमती रहती है मार्केट में पूर्ण रूप से सभी लोगों के बीच में। दैट इज कॉल्ड इनकम भी जो है हमारा कंजप्शन का पार्ट कहलाएगा बच्चों। तो हाँ बिल्कुल हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये तीनों ही जो है फ्लो कहलाए जा सकते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो? इनमें से आप किन को रियल फ्लो में कंसीडर करेंगे? तो बच्चों देखो, या तो आप फ्लो ऑफ गुड्स, ये भी क्या, ये क्या हमारा जो है क्या नाम से क्या कहते हैं रियल फ्लो है, या फ्लो ऑफ सर्विस रियल फ्लो है, या दोनों ही है, या दोनों में से कोई भी नहीं है, बताइए। ठीक है, तो देखो बच्चों, रियल फ्लो आपको समझ में आ गया ना, जहां हम पैसों की बात नहीं करते हैं, जहां पर हम सिर्फ ये बात करते हैं कि एक दूसरे के बीच में कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रही है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर फ्लो ऑफ गुड्स और फ्लो ऑफ सर्विस दोनों ही रियल फ्लो के एग्जाम्पल्स हैं। तो हाँ बिल्कुल सी यहाँ पर ऑप्शन बोथ ए एंड बी दोनों के लिए सही बैठने वाला है। इज दैट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखो, विच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड टू फर्म। अब हाउस होल्ड जो है बेटा यहाँ पर फर्म को क्या देता है, याद करो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या जाता है बेटा? लैंड आ जाता है, लेबर आ जाती है, कैपिटल आ जाता है, एंटरप्राइजेज आ जाता है ना। याद आया कुछ आपको? तो ये हाउस होल्ड जो है फर्म को ये चीज़ें प्रोवाइड कराता है। और देखो चारों इन चारों ऑप्शन में देखना, लैंड आ गया, हाउस होल्ड देता है फर्म को। दूसरा बेटा लेबर आ गया, हाउस होल्ड देता है फर्म को। कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज है, हाउस होल्ड देता है फर्म को। तो हाँ, चौथा जो हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ये इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं। विच वन इज इंक्लूडेड इन 3 सेक्टर मॉडल? जो आपने लास्ट में 3 सेक्टर ऑफ मॉडल पढ़ा था बच्चों, उन 3 सेक्टर्स ऑफ मॉडल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? अब देखो बेटा, 3 सेक्टर ऑफ मॉडल से पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। क्या बताया था बेटा मैंने आपको? सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हमारे 4 चीजें थी, जिसमें एक तो हमारा कंज्यूमर था, दूसरा हमारा फर्म था, ठीक है, तीसरा हमारी गवर्नमेंट थी, और चौथा हमारा रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड था। याद आया आपको? और इन चारों को हम क्या कहते हैं बेटा? सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। मतलब 4 इस प्रकार के लोग जो आपको मार्केट में मिलते हैं अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार, नीड के लिए। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये 4 वो लोग हैं, ठीक है ना। अब 3 सेक्टर्स ऑफ मॉडल में क्या आएगा बेटा? यहाँ पर 3 सेक्टर्स ऑफ मॉडल में सर यहाँ पर कंज्यूमर आएगा, फर्म आएगा और गवर्नमेंट आएगा। तो यहाँ पर जो आपका हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट या ऑल ऑफ द अबव है, तो आप यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव में टिक
लगा देंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, विच वन इज इंक्लूडेड इन 4 सेक्टर ऑफ मॉडल। ये देखो आपके सामने ही है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये चौथा भी आप इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, जो कि हमारा नेट एक्सपोर्ट कहलाता है बच्चों, ठीक है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये चौथा हमारा सेक्टर हो गया, तो ये 4 सेक्टर ऑफ मॉडल हो गया। जहां पर सी वाला ऑप्शन देखो बच्चों, पहले अपन फर्स्ट से पढ़ते हैं, देखो हाउस होल्ड फर्म इंडस्ट्री, ये तो 3 सेक्टर हुए सर। हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट, ये भी 3 सेक्टर हुए सर। हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट फॉरेन सेक्टर मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाँ ये चारों आगे। हाँ ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो इसके लिए ही है, क्योंकि 4 सेक्टर ऑफ मॉडल में हमारा कंजप्शन आता है, फर्म आती है, गवर्नमेंट आती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आती है। आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हो, फॉरेन सेक्टर बोल सकते हो, नेट एक्सपोर्ट बोल सकते हो, है ना, जो भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो इन चारों में से इसके लिए कर सकते हो। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो, विच इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर मॉडल। कौन सी इसमें सही और इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं, मतलब जो बिल्कुल सही है, इक्वल इक्विलिब्रियम है ना, वो कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर कंजप्शन का सी, फर्म का यहाँ पर आई, गवर्नमेंट का यहाँ पर जी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का यहाँ पर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम लोग लेंगे। तो ये देखो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अब इन सबको प्लस कर दोगे तो ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन का यहाँ पर क्या मतलब है, इससे हमारा टोटल एग्रीगेट डिमांड पता लग जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो यहाँ पर जो सही सिचुएशन है, जैसे फर्स्ट वाला हमने ऑप्शन पढ़ा C+I, ठीक है, वो तो आपके सिलेबस में है C+I। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर C+I तो था, बाकी तो सिलेबस में है ही नहीं, तो हमें C+I पढ़ना है। हाँ बिल्कुल बेटा, आपको C+I ही पढ़ना है और एग्रीगेट डिमांड भी का जो फॉर्मूला रहेगा आपकी क्लास में वो C+I ही रहेगा। बट क्वेश्चन में 4 सेक्टर ऑफ मॉडल के अकॉर्डिंग आप लोगों से पूछा है ना बच्चों, तो आपको यहाँ पर C+I+G+ नेट एक्सपोर्ट बताना पड़ेगा, ठीक है ना। वो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला C+I है, क्योंकि आपके सिलेबस में से गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट हटा दिया गया है, ताकि आपको एग्रीगेट डिमांड समझना और भी आसान हो जाए बच्चों, इसी वजह से हटाया है। अदरवाइज यहाँ पर फॉर्मूला जो रहेगा एग्रीगेट डिमांड का वो C+I+G+ नेट एक्सपोर्ट है, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला C+I है। और यहाँ पर क्वेश्चन 4 सेक्टर ऑफ मॉडल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, इसलिए हमें चारों के नाम बताना जरूरी हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखो बेटा, हमारा क्या है, who is considered as agent or to factor of production। सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेटा वो चीज़ें जो एक फर्म को प्रोडक्शन करने में मदद करती हो, जैसे कि लैंड, लेबर, है ना, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये सब चीज़ें फर्म को मदद करती हैं प्रोडक्शन करने में, ठीक है। और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट में कौन प्रोवाइड करवाता है? क्या एक हाउस होल्ड प्रोवाइड करवाता है, एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोवाइड करवाती है, या ऑल ऑफ दीज हैं? तो आप सभी को पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मालिक कौन है, कौन मार्केट में सप्लाई करता है, वो है हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड प्रोवाइड करवाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलिए आगे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सर्विस ऑफ अ टीचर, एक सर्विस जो होती है टीचर की वो क्या होती है? एक कैपिटल गुड्स होती है, कंजप्शन होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है, या आप उसको कंजप्शन में मान सकते हैं और इंटरमीडिएट भी मान सकते हैं। बेटा एक्चुअल में क्या है ना, ये डिपेंड करता है कि आप जो टीचर की सर्विस ले रहे हो उसके पीछे इंटेंशन क्या है। कई बार लोगों का सिर्फ जो सर्विस लेने का मोटिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेने के लिए होता है, कि मेरे को यार इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, बस पीछे कोई इंटेंशन नहीं है, वो कंजप्शन हो जाए। क्या हो जाएगा बच्चों? वो कंजप्शन, क्योंकि उसके पीछे का इंटेंशन आपका कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज, मेरे को सब ये चीज़ें इसलिए सीखनी क्योंकि मेरे को अपनी नॉलेज बढ़ानी है। दैट इज कॉल्ड, फिर उस केस में वो जो सर्विस हम टीचर की ले रहे हैं वो हमारे लिए कंजप्शन कहलाएगा। बट बेटा अगर आप उस सर्विस को इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको नॉलेज मिले और उस नॉलेज को आगे भी लोगों तक और भी अच्छे तरीके से शेयर करें, ये आपका इंटेंशन है अभी किसी टीचर से अपनी सर्विस लेने का, तो बेटा फिर वो इंटरमीडिएट हो जाएगा, आप उसको किसी और फर्दर चीज़ में इस्तेमाल करेंगे।
उस नॉलेज को आज आप इसलिए गेन कर रहे हैं कि उससे आपको कुछ और नई चीज़ करनी है, बट आपको उसको करने के लिए अभी नॉलेज नहीं है, इसलिए आप उस नॉलेज को ले रहे हैं, बाद में उसको फर्दर चीज़ में यूज़ करेंगे तो फिर बेटा वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। तो ये इंटेंशनली होता है टीचर की सर्विस लेना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि कैपिटल गुड्स मैं नहीं मानता यहाँ पर कैपिटल गुड्स लेना चाहिए हमें, या कंजप्शन लेना चाहिए, या सिर्फ इंटरमीडिएट कंजप्शन लेना चाहिए, या इंटरमीडिएट गुड्स लेना चाहिए। तो दोनों ही यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि सामने लगा इंटेंशन कुछ भी हो सकता है। तो कैन बी कंजप्शन गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आया आप लोगों को, है ना? अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है बेटा, तो आप मेरे से वही स्क्रीन चल रहा है नीचे, है ना, नंबर मिल रहे हैं हमारे वहाँ पर, आप लोगों को सेव कर लेना उस नंबर को। जो भी डाउट हो बिल्कुल फ्रीली आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है ना? तो हम आपको पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट आएंगे उसको हम क्लियर कर सकें। हम इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं ताकि आप लोगों के जो 12th में हायर परसेंटेज बनाने का ड्रीम है उसको हम पूरा कर सकें। ठीक है बच्चों? अब देखिए बेटा, यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ हम आए हैं। यहाँ पर ये है वेरी शॉर्ट आंसर विद रीजंस, हम यहाँ पर लेंगे। अब सर रीजंस क्यों ले रहे हैं? किसी आंसर को लिखने के पीछे अगर उसका रीजंस आपको पता हो तो बहुत आसान हो जाता है उसे समझना। उसे क्या करना बेटा? समझना बहुत आसान हो जाता है बच्चों। इसलिए हम यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर लाए हैं। वो इसीलिए ही लाए हैं ताकि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो, और रीजंस आपको पता होंगे तो आपके बेसिक्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलो देखो, मशीन्स परचेज्ड बाय अ डीलर ऑफ मशीन। एक मशीन परचेस करता है एक बंदा, जिसका काम क्या है? वो उस मशीन में डील करता है। वो क्या करता है बेटा? उस मशीन में डील करता है, उसको फर्दर आगे कहीं और वो बेचता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? वो क्या कर रहा है? मशीन परचेस कर रहा है। एक मशीन परचेस की जा रही है एक डीलर के द्वारा, जो कि किस में डील करता है? मशीन में। तो बेटा वो उसके लिए कंजप्शन गुड्स या कैपिटल गुड्स नहीं होगा, क्योंकि उसको फर्दर बेच रहा है, फर्दर चीज़ों के लिए आगे सेल कर रहा है बेटा। तो इट मीन्स ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है। अगर वो अपने लिए इस्तेमाल करता, बिजनेस में करता, तो वो कैपिटल गुड्स हो जाता। अपने पर्सनल यूज में किसी मशीन को यूज करता तो वो कंजप्शन हो जाता। बट यहाँ पर डीलर परचेस कर रहा है मशीन, तो डीलर परचेस कर रहा है मतलब पीछे इंटेंशन साफ साफ है कि सामने वाला उसको आगे वापस से हायर प्राइस पर सेल कर देगा, एक प्रॉफिट अमाउंट पे सेल कर देगा। इसलिए ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। देखो रीजन क्या लिख रखा है मैंने वहां पर, ये तो अपना रीजन मैंने समझा दिया, बट आपको मैं बुक के लैंग्वेज से समझा देता हूँ। Machines purchased by a dealer of machine is an intermediate goods because machines are resold by the firm to make profit or value is yet to be added these goods by way of further processing। बेटा प्रोडक्शन ही करोगे तो ही इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। ये बात मैंने पहले भी क्लियर करा था जब मैंने इसके कॉन्सेप्ट को आपको बताया था। तो बेटा वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। समझ रहे हो बात को आप लोग? प्रोसेस का मतलब सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है। अगर किसी चीज को मैं परचेस कर रहा हूं जिसके पीछे मेरा इंटेंशन है उसको रीसेल करने का, वो भी एक प्रोसेस का ही हिस्सा है, तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। बच्चे यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस में वो आंसर देकर आते हैं कैपिटल गुड्स। बेटा ये मशीन कैपिटल गुड्स जब होती जब हमने मशीन परचेस किया है हमारे बिजनेस के यूज के लिए, कि हमें कोई मशीन की जरूरत है हमारे बिजनेस के लिए, तो बेटा वो फिर हमारा कैपिटल गुड्स हो जाता। समझ रहे हो बात को आप लोग? अदरवाइज पर्सनल यूज के लिए कंजप्शन कब कहलाता? जब मैं मशीन परचेस कर रहा हूं। मैं मशीन परचेस कर रहा हूं किस लिए? अपने घर के यूज के लिए। जैसे एक कार है, एक कार आप परचेस कर रहे हो अपने घर के यूज के लिए, तो वो कंजप्शन गुड्स हो गया। बट एक कार आप परचेस करते हो क्योंकि आप डीलर हो, उसको आप रीसेल करोगे, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा ना बेटा। आई बात समझ में आपको? और वहीं मैंने एक ट्रक परचेस करा ताकि मैं अपने जो भी बाइक्स वगैरह परचेस करता हूं तो उसको लाने में मेरे को आसानी हो जाए, इसलिए मैंने ट्रक परचेस किया। तो दैट इज कॉल्ड, क्योंकि वो मेरे को बिजनेस की नीड थी, अब वो कैपिटल गुड्स हो गया। तो चीजों को ध्यान से समझना है, अपन को रिलेट करते हुए चलना है। अब मैंने एक ही चीज के आपको इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए, तो उसमें आपको इंटरमीडिएट, कैपिटल और कंजप्शन तीनों क्लियर हो गए बच्चे। इसलिए यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। बच्चे काफी बार मैंने देखा है
कैपिटल गुड्स लिखकर आ जाते हैं ऐसे केस के अंदर, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, फर्नीचर परचेज बाय स्कूल। अब देखो फर्नीचर यहाँ परचेस किया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, अब पर्सनल यूज के लिए होता है तो वो कंजप्शन भी कहला देते, और बेटा फाइनल गुड्स है, ये क्या है, ये बेटा फाइनल गुड्स है, क्योंकि इसको अब किसी दूसरे रूप में कोई स्कूल चेंज नहीं करने वाला है। इसको फर्नीचर के रूप में खरीदा है, इसको एज इट इज वो उसी रूप में ही अपने स्कूल्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको फाइनल गुड्स कहा गया बच्चों। आ रही है ना बात समझ में आपको कि फाइनल गुड्स क्या हो गया, फाइनल गुड्स क्यों बोल रहे हैं, फर्नीचर परचेस किया है कि स्कूल के द्वारा, ठीक है ना, क्यों परचेस किया, उनको जरूरत थी उस चीज की, बट उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, एज इट इज इस्तेमाल करेंगे, तो ये फाइनल गुड्स हो जाएगा बेटा। देख भी रखा देखो, फाइनल सॉरी फर्नीचर परचेस बाय स्कूल इज अ फाइनल प्रोडक्ट बिकॉज स्कूल इज द फाइनल यूजर ऑफ द फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर को इस्तेमाल करने वाला फाइनल यूजर कौन हो गया, स्कूल हो गया। एंड नो वैल्यू इज टू बी एडेड टू द फर्नीचर, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं की जा रही है, कर लेते तो रीसेल का इंटेंशन हो जाता, तो फिर ये इंटरमीडिएट कंजप्शन हो जाता या इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता। दिस विल बी डीम्ड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और बेटा ये स्कूल के लिए क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि ये चीज घर के लिए नहीं खरीदी जा रही है, ये स्कूल के लिए खरीदी जा रही है, जो एक बिजनेस हो गया। अब हमें नीड है कि यार हमारे बच्चे ज्यादा हो गए हैं, उनको बैठने में दिक्कत आ रही है, तो चलो फर्नीचर परचेस करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, बिकॉज फर्नीचर इज यूज बाय द स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स, काफी सालों तक फर्नीचर को यूज किया जाएगा, एंड इज ऑफ हाई वैल्यू। इज दैट क्लियर बच्चों, आ रही है बात समझ में, और इससे क्या हो जाएगा, वैल्यूज बढ़ जाएंगी स्कूल की भी, फर्नीचर काफी लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों। नेक्स्ट बेटा, मिल्क परचेस्ड बाय हाउस होल्ड, कंजप्शन गुड्स है, बिल्कुल है, बट ये फाइनल गुड्स भी है बेटा, फाइनल प्रोडक्ट है ना, क्योंकि आप उसको किसी चीज में चेंज नहीं करोगे, दूध का यूज एज इट इज आप करने वाले हो, क्या करने वाले हो आप, दूध का यूज एज इट इज करने वाले हो बच्चों, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट एज इट इज यूज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजप्शन, ठीक है। हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें हमने यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स के बीच में समझने के लिए हम लोगों ने स्पेशली यहाँ पर क्वेश्चंस बनाए, कि यहाँ पर लगभग जो भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों, वो यहाँ पर हम लोग जो है फाइनल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में समझने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हम कंजप्शन गुड्स कैपिटल गुड्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ दो गुड्स के बीच में कंपेयर करेंगे। जितने भी मेरे जो वेरी शॉर्ट के रीजंस के जो मैंने क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं बच्चों, यहाँ पर आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर ही हम यहाँ बात करेंगे, कैपिटल गुड्स कंजप्शन गुड्स, ठीक है ना, इनके ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में आपको कंपेरिजन समझ में आ जाए, कंपेरिजन समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स और कैपिटल सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स के बीच की बात करेंगे, और दूसरे गुड्स के लिए हमने ये क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं। हम यहाँ पर चाहते थे कि हम आपके सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में सबसे पहले डाउट क्लियर करें, देन फर्दर हम फिर कैपिटल गुड्स और कंजप्शन गुड्स के बीच में समझेंगे, फिर हम पूरा भी समझेंगे चारों के बीच में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मिल्क बेटा परचेस किया जा रहा है हाउस होल्ड के द्वारा। अब हाउस होल्ड कौन है, हम कंज्यूमर्स हैं, हम मिल्क परचेस कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, सिर्फ उसको यूज करना है, हम उससे कोई फर्दर प्रोडक्शन करके उसको रीसेल नहीं करने वाले मार्केट में। तो यहाँ पर हाउस होल्ड क्या हो गया, मिल्क के लिए एक फाइनल प्रोडक्ट हो गया है, क्योंकि हम उसको एज इट इज ऐसे ही हमारे घर में इस्तेमाल करने वाले हैं बेटा। लिख भी रखा देखो, इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट एज इट इज यूज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजप्शन, क्योंकि बेटा हम मिल्क का एज इट इज इस्तेमाल करेंगे, एक फाइनल कंजप्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे बच्चों। हम उसके जो भी मतलब यहाँ पर जो इंटेंशन है, ना तो उसको रीसेल करने का इंटेंशन है, ना ही उसको दोबारा से कोई फर्दर प्रोसेस से प्रोडक्शन करके मार्केट में सेल करने का इंटेंशन है। एक हाउस होल्ड का सिर्फ यही इंटेंशन होता है कि वो कैसे गुड्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो कंजप्शन यहाँ पर जो हाउस होल्ड के द्वारा हो रहा है, वो दूध ले रहा है और दूध एज इट इज इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट आया है बच्चों। इज दैट क्लियर बच्चों।
जैसे नेक्स्ट है कोल यूज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, आपके और मेरे द्वारा कोयले का या कोल का इस्तेमाल घर में किया जा रहा है, तो बेटा वो हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि एक हाउस होल्ड का काम प्रोडक्शन करने का नहीं होता है, रीसेल करने का काम नहीं होता है। हाउस होल्ड का हमेशा कंजप्शन करने का इंटेंशन होता है किसी भी चीज को, तो यहाँ पर भी जो कोल है वो फाइनल प्रोडक्ट ही रहने वाला है बच्चों। इज दैट क्लियर? देखो क्या लिख रखा है यहाँ पर, देखो बच्चों यहाँ पर लिख रखा है इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट एज इट इज यूज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजप्शन, क्योंकि एक हाउस होल्ड का इंटेंशन क्या होता है, फाइनल गुड्स का इस्तेमाल करना होता है एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, क्योंकि वो उसका कोई आइडेंटिटी दोबारा से चेंज नहीं करता है। कोयले को जैसा परचेस करेगा वो वैसा का वैसा इसको इस्तेमाल करेगा, उसके पीछे एक हाउस होल्ड का कोई भी इंटेंशन नहीं होता है उसकी आइडेंटिटी को चेंज करने का। जैसे परचेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, परचेज ऑफ राइस बाय अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर के द्वारा चावल खरीदे जा रहे हैं, तो वो भी फाइनल प्रोडक्ट रहेगा बेटा, क्योंकि उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, उसका कंजप्शन करना, उस चावल का इस्तेमाल करना, ना कि कोई फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस से उसकी आइडेंटिटी चेंज करना और उसको या फिर रीसेल करना उसका इंटेंशन नहीं है, वो अपने लिए उसको इस्तेमाल करना चाहता है। तो जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़कर ऐसी भावनाएं आपके अंदर आए तो समझ जाना कि वो फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है। इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट एज इट इज यूज बाय द कंज्यूमर फॉर फाइनल कंजप्शन, क्योंकि कंज्यूमर ही किसी भी चीज का फाइनल कंजप्शन करता है, मतलब इस्तेमाल करता है, यूज करता है, ठीक है ना, वो जैसा का जैसा वो खरीदता है वैसा का वैसा इसको इस्तेमाल करता है। इज दैट क्लियर बच्चों? जैसे मोबाइल सेट परचेज बाय द अरविंद इलेक्ट्रॉनिक शॉप, अब इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो है वो मोबाइल परचेज कर रही है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा बेटा यहाँ पर पीछे इंटेंशन क्या है, उसको प्रॉफिट्स के साथ में रीसेल दोबारा से क्या करना, रीसेल करना, तो ये बेटा इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। क्योंकि यहाँ पर सामने वाले का इंटेंशन क्या है, सामने वाले का इंटेंशन है कि यार मैं ये मोबाइल्स इसलिए परचेज कर रहा हूँ ताकि मैं इनको अच्छे दामों पर दोबारा से बेच सकूं, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया बच्चों। क्योंकि देखो रीजन भी क्या लिख रखा है, मोबाइल सेट्स परचेज बाय अरविंद इलेक्ट्रॉनिक शॉप इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बिकॉज दीज आर परचेज फॉर रीसेल, क्योंकि ये परचेज ही इसलिए किए जा रहे हैं ताकि इनको अरविंद इलेक्ट्रॉनिक्स वापस से रीसेल कर सके अपने प्रॉफिट के साथ में। तो इंटेंशन समझेंगे ना बेटा, तो हमें इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स विद ट्रेडर एट द ईयर एंडेड, पूरे एक साल काम किया, आपको पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब 31 मार्च को हमारे पास में जो बिना बिका हुआ स्टॉक पड़ा हुआ है वो हमारे लिए क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। अब अगले साल मतलब वापस से हम ओपनिंग ईयर में उसको बेचेंगे, हाँ बेचेंगे तब की बात अलग है, बट अभी हमारे पास में ये बच गया, दैट इज कॉल्ड माय फाइनल प्रोडक्ट। ये इस साल का बचा हुआ अनसोल्ड क्या रह गया, फाइनल प्रोडक्ट रह गया। देखो लिख भी रखा है इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट एज द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द ट्रेडर, ये क्या हो जाएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ट्रेडर के लिए। फिर नेक्स्ट ईयर से दोबारा ये किस में हो जाएगा बेटा, इंटरमीडिएट, क्योंकि ये एज इट इज रीसेल कर रहे हैं बेटा, तो इंटरमीडिएट गुड्स ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। शुगर यूज बाय द बेकरी शॉप्स, बिल्कुल सही बात है बेटा, पीछे इंटेंशन क्या है, शुगर को एक इंग्रेडिएंट के रूप में किसी चीज में इस्तेमाल करना ताकि उससे एक नई चीज बनाई जा सके। और मैंने क्या कहा बेटा आपको, अगर आप किसी चीज को परचेस करते हो और उससे उसकी आइडेंटिटी एक प्रोसेस से, एक प्रोडक्शन प्रोसेस से उसकी आइडेंटिटी अगर आप चेंज कर देते हो तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है। या किसी भी प्रोडक्ट को हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं इंग्रेडिएंट के रूप में, तो भी वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है बच्चों। तो एक बेकरी में शुगर इस्तेमाल की जा रही है, मतलब क्या है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, उससे प्रोडक्शन करेंगे, एक आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, फिर उसके बाद हम उसको रीसेल करेंगे, तो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा बेटा, ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। देखो लिख भी रखा है इट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एज शुगर इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, एक दूसरे प्रोडक्शन के लिए शुगर को इस्तेमाल किया जा रहा है इसी एक साल के अंदर, इसी सेम ईयर के अंदर, तो इसलिए ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहलाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों और नॉट? आ रही बात समझ में बेटा आप लोगों को? तो ये था हमारा डिफरेंस इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल प्रोडक्ट के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। बाकी के क्वेश्चंस में और नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा बेटा, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को लिख लेना, दोबारा से रिवाइज करना, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछना बच्चों,
ठीक है, और इसी तरीके से आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी हम जो है यहाँ पर और भी क्वेश्चंस, ये तो हमारे आज के जो क्वेश्चंस थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने लिए बच्चों, साथ ही साथ में मैंने रीजंस वाले क्वेश्चन लिए, बट यहाँ पर मैंने दो ही प्रोडक्ट लिए थे बच्चों, एक इंटरमीडिएट और एक फाइनल प्रोडक्ट मैंने लिए थे, ताकि हम दोनों के बीच में क्या कर सकें बेटा, डिफ्रेंशिएट कर सकें, समझ सकें, ताकि इससे आपको और मदद मिलेगी चूज करने में कि कौन सा फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है और कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो सकता है। आई होप इन क्वेश्चन से आपके काफी सारे डाउट्स दोनों प्रोडक्ट्स को लेकर क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफर इनकम है ना, फैक्टर इनकम और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में डिफरेंशिएट करके रीजंस वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आप तब तक इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। अब आज की क्लास हम यहीं ब्रेक करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।